दोस्तों, संडे स्पेशल के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। अब ये जो प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, इसमें हम देश के अहम मुद्दे हर हफ्ते उठाएंगे संडे के दिन और कोशिश करेंगे कि उसमें डीप डाइव करें, भीतर क्या है खुलकर आपके सामने तथ्यों को रखें और फैसला आप पर छोड़ें। अब यूँ तो पहले एपिसोड में ही बात युवाओं पे होनी चाहिए थी, बेरोज़गारों पे होनी चाहिए थी, कॉकरोच जनता पार्टी पर होनी चाहिए थी या फिर महंगाई पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन ये सोचा गया कि चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, युद्ध का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, सारे मुद्दे जो देश में बहुत अहम हैं मोदी जी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो क्यों ना आज खुलकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर ही बात हो जाए, एक ऐसे उनके आयाम पर, एक ऐसे उनके डायमेंशन पर जो ना गोदी मीडिया डिस्कस करता है और ना ही बीजेपी कर सकती है। अब दोस्तों, एक वक्त था 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो धीरे धीरे कुछ सालों के बाद एक सवाल जो है देश भर में लोग पहले दबी ज़बान में पूछते थे पर खुलकर पूछने लगे कि नेहरू के बाद कौन, हु आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, इनके बाद कौन। अब कांग्रेस तो इस सवाल से ही हिल गई, देश में भी कई लोग हिले, लेकिन जवाब मिलते मिलते बरसों लग गए और फिर ये साहब आए और उसके बाद ये आई और कई दशकों बाद आज भारत फिर एक सवाल पूछ रहा है कि मोदी के बाद कौन, हु आफ्टर मोदी। अब दोस्तों, ये सवाल आज मैं आपसे क्यों कर रहा हूं कि मोदी के बाद कौन। दरअसल जिस तरह से 2024 में झटका खाकर मोदी ने एक पॉलिटिकल मशीन तैयार करी या चुनावी मशीन तैयार की है और हमने देखा कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, असम हो या फिर बंगाल हो, मोदी का रथ जिस तरह से चीरता हुआ हिंदुस्तान के नक्शे को आगे बढ़ रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन यहां 2029 की दोस्तों बात नहीं है। मोदी के जानकारों का कहना है, अंदर की खबर है कि 2031 मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और चाहे कुछ हो जाए, अगर बीजेपी सत्ता में है तो मोदी 2031 मार्च 2031 तक कुर्सी पर रहेंगे, क्योंकि तब वो नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वो तब सबसे लंबे समय तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और 2031 के बाद जब मोदी की उम्र 80 साल होगी, 80 प्लस होगी, उसके बाद फिर ये सवाल बड़ा लाजमी है, मोदी के बाद कौन। और ये सवाल जैसे ही मैंने किया है, आप में से बहुतों के पास उसका जवाब है। या तो ये साहब हैं मोदी जी के शैडो अमित शाह गुजरात लॉबी, या फिर ये साहब हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन चौंकाने वाली बात आपके सामने मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो दोनों आपको दिख रहे हैं, हो सकता है मोदी की बुक में ये दोनों के नाम ना हो। दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो मिस्टर शाही है और निर्विवाद रूप से अमित शाही है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के बाद, प्रधानमंत्री के बाद, अगर देश में, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में अगर कोई सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है नरेंद्र मोदी के बाद तो वो अमित शाह हैं। और उसकी बहुत सी वजह भी हैं। गृह मंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे, पार्टी वही चलाते हैं, चुनाव की मशीनरी भी उन्हीं के हाथ में है, मोदी के भरोसेमंद भी हैं और अगर आप कहें तो चुनावी रणनीतिकार हैं, इसलिए उनको चाणक्य भी बीजेपी कहती है। और अगर एक और पक्ष उनका देखें तो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैन वाली इमेज, नो नॉनसेंस वाली इमेज भी अमित शाह ने कहीं ना कहीं गढ़ी है, उसमें वो कामयाब हुए हैं। अब अमित शाह का ड्रॉबैक क्या है? मेरे ख्याल जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी है, कम से कम मोदी के जहन में। अगर आप देखें तो मोदी के बाद अगर संगठन को, पार्टी का संगठन या सरकार की मशीनरी, इस पर अमित शाह का ही कब्जा है मोदी के बाद। और मोदी के जाने के बाद अगर अमित शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं
मोदी के सिस्टम पर वो अपनी मोहर लगा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि मोदी से कहीं ज़्यादा बड़ा कद अमित शाह का भी हो सकता है, अगर 2031-32 के बाद इस देश में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम आ जाता है। तो अमित शाह ना सिर्फ मोदी से बड़े होंगे, बल्कि जिस तरह से संगठन पर पकड़ है वो हो सकता है मोदी से भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते। और यहाँ पर सत्ता की राजनीति में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि विरासत को संभालना और विरासत को अपने नाम करना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के सबसे पुराने दोस्त, मोदी जी के फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जय नारायण व्यास, वो भी मानते हैं कि मोदी कभी भी अमित शाह को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे। सुनिए जय नारायण व्यास को, सुनिए। ये बताइए, मोदी जी अपने बाद क्या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या अमित शाह उनके सबसे खास आदमी, अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के? क्योंकि आप तो दोनों को जानते हैं। नहीं होंगे, अमित शाह नहीं होंगे। अरे साहब, क्या बात कर रहे हैं? चाहूंगा, अमित भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे मन में उनके लिए शुभकामनाएं हैं, मगर कभी नहीं होंगे। अब दोस्तों, दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है, खासकर जो भक्त हैं और भाजपा के समर्थक हैं, कि मोदी के बाद योगी ही होंगे, लेकिन योगी भी नहीं होंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि योगी खुद मोदी के भरोसेमंद चीफ मिनिस्टर नहीं, मजबूरी में बने, मजबूरी में लखनऊ की गद्दी पर बैठाए गए, और उसके पीछे एक आरएसएस की बड़ी बैकिंग थी और कुछ उस तरह के हालात भी थे उस वक्त। लेकिन योगी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कब्जा जमाया और अपना कद बढ़ाते चले गए, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, शायद वो एक चैलेंजर के तौर पर तो ज़रूर उभरते हैं, लेकिन वो उन्हीं परिस्थितियों में बन सकते हैं जब मोदी खुद वीक हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, और प्रधानमंत्री के बाद कौन होगा इसका फैसला आरएसएस करे, तब तो हो सकते हैं। अगर मोदी की चली तो शायद योगी आदित्यनाथ, जहां अमित शाह खड़े हैं वहां भी नहीं खड़े हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, और मैंने कुछ लोगों का तो नाम ही नहीं लिया। शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं लिया, राजनाथ सिंह का नाम ही नहीं लिया, नितिन गडकरी का नाम ही नहीं लिया, बहुतों के तो मैंने नाम ही नहीं लिए। अगर ये लोग नहीं हैं जो टॉप इस वक्त बीजेपी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, अगर ये नहीं है तो सवाल है कि फिर हैं कौन? क्या वो कांग्रेस से होंगे या किसी और पार्टी से होंगे, या बीजेपी के अंदर, या मोदी जी की सरकार में, या मोदी जी के सर्किल में अभी भी कुछ नाम बच गए हैं जिनको मोदी चाहते हैं कि उनके बाद उन्हीं को विरासत सौंपी जाए। अब दोस्तों, मैंने कई बीजेपी के नेताओं से, मोदी को जानने वाले लोगों से, बीजेपी को कवर करने वाले पुराने पत्रकारों से, बहुतों से बात करी, संघ के लोगों से भी बात करी। एक नाम, हालांकि नाम कई एक एक करके मैं उन नामों को आपके आगे रखूंगा, पहला नाम जो सामने आता है कि जो उत्तराधिकारी हो सकते हैं, और शायद एज ग्रुप कह लीजिए, या मोदी के प्रति उनकी लॉयल्टी कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए कि मोदी का वो प्रोडक्ट है, उसमें जो पहला नाम आता है वो इन साहब का आता है, देवेंद्र फडणवीस, जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अमित शाह से नहीं उनकी बनती है, बट मोदी के प्रोडक्ट आप कह सकते, मोदी ही उनके पीछे थे। नितिन गडकरी के आगे खड़ा करने वाले देवेंद्र फडणवीस को नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री की दौड़ में पहली बार किसी नाम को आगे लाने वाले नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी ने ही उद्धव ठाकरे को कुर्सी से ना सिर्फ उतरवाया, पार्टी तोड़ दी। किसके लिए? देवेंद्र फडणवीस के लिए। हालांकि कुछ साल एकनाथ शिंदे डमी चीफ मिनिस्टर के रूप में रहे, लेकिन सरकार किसने चलाई? देवेंद्र फडणवीस। और उसके पीछे वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस काफ़ी समय से नरेंद्र मोदी के करीब रहे हैं, हालांकि अमित शाह के बिल्कुल करीब नहीं है, उल्टा रिश्ता है। और अगर आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो जहाँ तक है उनको कुशल प्रशासक माना जाता है, विकास समर्थक छवि भी उनकी है और एक एक्सेप्टेबिलिटी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आप कह सकते हैं वो मोदी के लिए उत्तराधिकारी हो सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का अपना कोई जनाधार नहीं है, योगी की तरह फडणवीस का कोई जनाधार नहीं है। और नंबर 2 बात, वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ मोदी के हैं, जिनके पीछे आरएसएस की भी बैकिंग है। लेकिन
उनके चांसेस जो हैं मोदी के बाद बनने के बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अब दोस्तों, मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर एक और नाम जो हो सकता है आपको चौंकाने वाला लगे, लेकिन जो मोदी को समझते हैं उनके लिए ये नाम बिल्कुल भी अपरिचित नहीं है। नाम है अश्विनी वैष्णव का। और आज की तारीख में अश्विनी वैष्णव आँख है मोदी के, कान है और कहीं कहीं ज़ुबान भी है। देखिए, पूरे देश में मोदी जी ने जो 10 वर्षों में एक नया डेवलपमेंट का मॉडल दिया है, एक समावेशी मॉडल दिया है जिसमें सबका साथ सबका विकास। अब दोस्तों, अगर आप बीजेपी के संगठन के तौर पर देखेंगे या फिर आरएसएस के चश्मे से देखेंगे तो हो सकता है कि अश्विनी वैष्णव एक कमज़ोर उम्मीदवार दिखें, एक कमज़ोर चॉइस दिखें। उसकी वजह यह है कि एक तो आईएएस ऑफिसर रहे, उड़ीसा काडर के रहे, उससे पहले वो आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और बाद में आईएएस छोड़कर वो एक तरह से बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव मोदी के टच में तब से थे जब से मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। और ये भी बात सच है कि अश्विनी वैष्णव का अपना कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। इसके अलावा फडणवीस की तरह वो जनाधार वाले नेता नहीं हैं और ना ही वो कोई बीजेपी की वैचारिक राजनीति के कोई चेहरे हैं राजनाथ सिंह की तरह। और आप ये भी कह सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव सिर्फ और सिर्फ मोदी की एक छोटी छाया के अलावा कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों आते हैं असली ताकत पर। अश्विनी वैष्णव की असली ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो मोदी के इतने करीब क्यों हैं? शायद अमित शाह के बाद वो ऐसे एक नेता हैं जो सबसे करीब माने जाते हैं, सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं नरेंद्र मोदी के। उसके पीछे एक आप कह सकते हैं कि अश्विनी वैष्णव की अपनी पर्सनालिटी है, यानी टेक्नोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिशियन, ये तीनों ही का मॉडल अश्विनी वैष्णव में दिखता है। और ये एक ऐसा मॉडल है जो पिछले कुछ बरसों से मोदी जी को बहुत पसंद है। अब दोस्तों, मोदी को ये मॉडल क्यों पसंद है, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन? उसकी वजह यह है कि ऐसे लोग देखा गया है कि कम बोलते हैं, क्योंकि नेता नहीं है। अगर जवाब देने की ज़रूरत है तभी बोलते हैं। तो अश्विनी वैष्णव कम बोलते हैं, लो प्रोफाइल रहते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं और जो सौंपा गया काम है उसको समझते हैं, क्योंकि टेक्नोक्रेट है, इंजीनियर रहें तो चाहे वो रेलवे हो या आईटी हो उसको समझते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा देते हैं, मोदी को कम से कम समझाते अच्छी तरीके से। और शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा मंत्रालय इसी आदमी को दिए। अमित शाह को भी इतने मंत्रालय नहीं दिए गए जितनी जिम्मेदारियां अश्विनी वैष्णव को दी गई हैं। उनके पास रेल मंत्रालय, भारी भरकम रेल मंत्रालय, उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उनके पास आईटी है जो आज की तारीख में आप कह सकते हैं एक गेम चेंजर है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनके पास सेमीकंडक्टर मिशन है, उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। नरेंद्र मोदी का पीआर भी वो देखते हैं जब से हरेन जोशी को किनारे किया गया। यही नहीं, हर कैबिनेट की ब्रीफिंग और हर पॉलिसी में, प्रेजेंटेशन में अश्विनी वैष्णव ही सबसे आगे। इसीलिए मैंने कहा था कि वो आँख भी हैं, कान भी हैं और ज़ुबान भी हैं नरेंद्र मोदी के। अब दोस्तों आते हैं असली खबर पे कि मोदी जी के जहन में असली नाम कौन सा है। और जो ये उत्तराधिकारियों की मैं आपको लिस्ट सुना रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा नाम, डार्क हॉर्स कौन है वो नंबर 1 आदमी जो उत्तराधिकारी बनने के सबसे करीब है। योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, करीब होने की बात कर रहा हूँ। अब अगर ये नाम मैं बताता हूँ तो हो सकता है आप यकीन ना करें, आप चौंक जाएं कि ये नाम कैसे हो सकता है। और मुझे लगता है ये सस्पेंस मोदी जी को ही खत्म करने दीजिए, मोदी जी को ही सुनते हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं।
माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब दोस्तों सोचिए कि जिस महफिल में या जिस मंच पर राजनाथ सिंह बैठे हों, अमित शाह बैठे हों, नड्डा बैठे हों, बड़े बड़े नेता बैठे हों, उसी मंच पर नरेंद्र मोदी ये क्यों कह रहे हैं और पूरे देश को बता रहे हैं कि भाई मैं तो कार्यकर्ता हूं और मेरे बॉस नितिन नवीन साहब हैं। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब दोस्तों मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों इतना प्रोजेक्ट कर रहे हैं नितिन नवीन को? आखिर ऐसी क्या वजह है कि खुद ही मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, खुद ही प्रमोट कर रहे हैं, खुद ही कुर्सी पर बैठा रहे हैं, खुद ही माला डाल रहे हैं? दरअसल हकीकत ये है, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि मिस्टर नितिन नवीन ना बिहार बीजेपी की चॉइस थे, ना आरएसएस की चॉइस थे, मोहन भागवत की चॉइस थे, और ना ही जो कहा जा रहा है कि साहब अमित शाह की चॉइस थे, ना ही वो अमित शाह की चॉइस थे। मिस्टर नितिन नवीन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की ही चॉइस थे, मोदी जी के ही प्रोडक्ट हैं। अब दोस्तों सच्चाई ये है कि जो नितिन नवीन में जो नवीन है, दरअसल ये उनके पिता का नाम है, नवीन बाबू। और नवीन बाबू ना सिर्फ आरएसएस से जुड़े थे, बीजेपी के बड़े नेता थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो सुशील मोदी हैं, इन्होंने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया, सुशील मोदी ने। और सुशील मोदी भी अब मरहूम हैं। सुशील मोदी से मोदी जी की, जी हाँ, बड़े वाले मोदी नरेंद्र मोदी की कभी बनी नहीं, इन दोनों मोदियों की कभी बनी नहीं। और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं नवीन बाबू ही थे। तो घर आना जाना था, मेल जोल था, और आप कह सकते हैं कि नितिन मोदी के लिए नए नहीं थे। अमित शाह के लिए नए हो सकते हैं, मोहन भागवत के लिए वो नए हो सकते हैं, मोदी के लिए नितिन नए नहीं हैं। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ही सारा स्वागत समारोह जो नितिन नवीन की ताजपोशी में हुआ था, सारा इंतज़ाम मिस्टर मोदी ही देख रहे थे। मिस्टर मोदी ने ही माला पकड़ी हुई थी और मोदी जी ही माला पहना रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, अगुवाई कर रहे थे और कुर्सी पर भी बैठा रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, तस्वीरें बता रही हैं। अब दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नितिन नवीन जो हैं वो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे और प्रधानमंत्री बनने जा रहे, नहीं। लेकिन जिस तरह से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, एक अनजान सा चेहरा जिसको बहुत कम ही लोग जानते थे, मोदी जी तो खैर जानते ही थे, लेकिन उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और सारी बीजेपी के नेताओं का चौंक जाना, वो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो फैसला मोदी का था। लेकिन कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं नितिन नवीन में, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। वो अमित शाह की तरह मोदी के वफादार हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान की तरह मोदी के आज्ञाकारी हैं, और फडणवीस की तरह संतुलित हैं, और अश्वनी वैष्णव की तरह जनाधार वाले नेता नहीं हैं। यही क्वालिटीज़ हैं जो शायद मोदी को सबसे ज़्यादा पसंद हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं पहले भी मैं कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, मोदी का ही प्रोडक्ट है और मोदी ने ही प्रोजेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों नितिन नवीन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अभी 2026 है, 2031 जब मोदी कुछ सोच सकते हैं, अगर वो सत्ता में रहते हैं, 5 साल का वक्त है। और इस 5 साल में अगर नितिन नवीन किसी विवाद में नहीं फंसते, अगर नितिन नवीन किसी मसले में नहीं उलझते, या फिर नितिन नवीन डिलीवर नहीं कर पाते, इन 5 सालों में वो कुछ करके नहीं दिखा पाते, जो शायद सबको ज़रूरी दिखाना, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो योगी हो, चाहे फिर वो अश्वनी वैष्णव हो, चाहे फिर वो देवेंद्र फडणवीस हो, डिलीवर तो करना ही पड़ेगा। तो अगर नितिन नवीन ने डिलीवर नहीं किया तो हो सकता है अपने ही प्रोडक्ट को नरेंद्र मोदी जैसा आदमी किनारे भी कर सकता है। बहरहाल जो सबसे बड़ी सच्चाई वो ये है कि मोदी जी अपना उत्तराधिकारी सक्सेसर तभी चुन सकते हैं जब वो 2029 में चुनाव जीते हैं। और सिर्फ चुनाव ही ना जीतें, पूर्ण बहुमत हो, बैसाखियों पे ना हो मोदी, पूर्ण बहुमत हो। और उस पूर्ण बहुमत से भी परे हटकर सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस की जो लगाम है वो मोदी के हाथ में हो। मोदी की लगाम अगर आरएसएस के हाथ में है तो फिर चाहे नितिन नवीन हो या फडणवीस हो या वैष्णव हो या कोई हो, XYZ, फिर किसी का कोई मतलब नहीं है।
तो दोस्तों ये था आज का पहला एपिसोड कि मोदी के उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं। जहाँ मैंने शुरू में कहा कि अमित शाह क्यों नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं होंगे, हो सकता है अश्विनी वैष्णव हो सकता है नितिन नवीन हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक और कड़वा सच बोलना चाह रहा हूँ जो हो सकता है बीजेपी के जो समर्थक हों, मोदी जी के जो समर्थक हों, उनको बिल्कुल अच्छा ना लगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है आज की तारीख में जो हालात हैं देश के और विदेश के, उन हालात के आधार पर मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि अगर ऐसे ही हालात रहे, महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहे, मोदी जी की साख ऐसी अगर घटती चली गई और जो विश्व गुरु की इमेज है वो धराशायी होती चली जा रही, अगर यही हालात रहे और मोदी जी वक्त आने तक काबू नहीं पाते हैं, इट्स पॉसिबल कि 2029 में हो सकता है मोदी जी प्रधानमंत्री ना भी बने। और वैसे भी जिस तरह से जेनजी का गुस्सा आजकल दिख रहा है, बेरोजगारों का गुस्सा दिख रहा है, और ये जो कॉकरोच है जो अचानक आ गया है करोड़ों समर्थक लेके, ऐसे में 2026 में 2029 की भविष्यवाणी करना निरर्थक है। तो दोस्तों ये आज का एपिसोड था संडे स्पेशल का, और मैंने मोदी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जितने भी अहम मुद्दे हैं, वो चाहे बेरोज़गारी के हों, महंगाई के हों, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और भी बहुत से मुद्दे हैं, उसके बीच में, उसके केंद्र में मोदी ही हैं। और मोदी को लेकर एक बड़ा सवाल यह है कि मोदी कब गद्दी से उतरेंगे, कब तक गद्दी पर रहेंगे, इनके बाद कौन होगा। ये सवाल था, इसलिए आज ये एपिसोड कर दिया। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, इश्यूज़ हैं, उनको मैं उठाऊं, और ऐसे मुद्दे जिनको गोदी मीडिया या तो छुपाती है, ढकती है, पर्दे डालती है या गलत तरीके से आपके सामने रखती है। सही बात क्या है, मेरी कोशिश रहेगी अगले संडे को फिर एक ऐसे ही किसी एपिसोड पर मिलेंगे। और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, किस तरह की स्टोरी, किस तरह की वीडियो, किस तरह के मुद्दे मैं उठाऊं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।